अगर आप युवा हैं तो ये इंटरव्यू आपको जरूर देखना चाहिए, और अगर आपके बच्चे युवा हैं तो भी ये इंटरव्यू आपको जरूर देखना चाहिए। लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यूथ के लिए जानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग यूथ के लिए बनी है, क्योंकि यूथ में जोश होता है, यूथ के बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं और सपने यहाँ से पूरे किए जाते हैं। एक ऐसी ही पर्सनैलिटी आज हमारी मेहमान हैं जो बहुत बड़े ड्रीमर हैं, युवा हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करें। जयपुर से आज हमारे मेहमान हैं सर्वज्ञ बहरेल। बहुत बहुत स्वागत है सर्वज्ञ आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सेकंड जनरेशन के साथ में बैठा हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। एसपी बहरेल सर से पूरे हिंदुस्तान ने बहुत कुछ सीखा है। पर्सनली मैंने बहुत कुछ सीखा है जी। आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत सारी बातें करेंगे। 24 घंटे साथ रहता हूँ। दैट्स ग्रेट। और बहरेल सर की तो जो पॉपुलैरिटी है, जो प्यार है, वो झलकता ही है। लेकिन बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ये कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ के मुझे मालूम चला जब हमने आपका कमिंग सून का वीडियो डाला। उसमें लोगों ने क्या लिखा है, मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहता हूँ आपको सर्वज्ञ। मोदी केयर अंबिकापुर ने लिखा है, सर यू आर द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मिलियंस ऑफ यूथ। थैंक यू। नॉलेज फाउंडेशन ने लिखा है, वाव सर बहुत ही मज़ा आने वाला है। भारत के करोड़ों नौजवानों के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रोल मॉडल आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। सुमन पाठक ने लिखा है, यूथ इंस्पिरेशन, यूथ आइकॉन। सूरज सोच ने लिखा है, लव सर्वज्ञ सर फ्रॉम नेपाल। गोविंद ने लिखा है, फ्यूचर मोटिवेशनल स्पीकर आ रहे हैं। ऑफिशियल प्रभात ने लिखा है, लेजेंड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। उसके बाद में गणेश ने लिखा है, वाव नेक्स्ट जनरेशन। उसके बाद में कासिफ ऑफिशियल ने लिखा है, कमिंग लीजेंड, ओशन ऑफ नॉलेज। SR एंटरटेनमेंट ने लिखा है, हम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, आपका इंतज़ार था मुझे। और विकास शाह ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग का हीरो, लव यू सर। चार्ट्स खारजा, सर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है जब आप एकदम तहलका मचा देते हैं। राधा ने लिखा है, यू आर रोल मॉडल। और अमोल ने लिखा है, वेलकम ग्लोबल यूथ आइकॉन। थैंक यू सो मच, सभी का बहुत आभार। ये प्यार तो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में मिल सकता है, और इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग को मैं सचमुच बहुत प्यार करता हूँ। दैट्स ग्रेट। सर्वज्ञ, आपकी लाइफ जर्नी से स्टार्ट करता है। बिल्कुल सर, जन्म हुआ 1991 में एक सरकारी अस्पताल में। आई वॉज नॉट दैट प्रिविलेज्ड। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे कज़िन्स जो मुझसे पहले जिनका जन्म हुआ, वो एक प्राइवेट अस्पताल में जन्म लिया था, उसी जयपुर शहर में। तो कोई ऐसे मतलब गोल्डन स्पून के साथ या सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए, ऐसा नहीं हुआ। और जब मैं पेट में था तो फादर की, एसपी बहरेल जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। 2 साल बहुत बीमार रहे। तो उस दौरान जब मेरा जन्म हुआ तब भी वो बहुत एक लो कॉन्फिडेंस और बीमारी के साथ उससे जूझ रहे थे। और कुछ मतलब उनका भी ठिकाना नहीं था, कोई काम नहीं था। मेरे दादाजी की वो एक स्पिरिचुअल व्यक्ति रहे हैं, ओरेटर रहे हैं, संत जैसा जीवन उनका रहा है। तो उनकी जो छोटी मोटी जो भी एक उनकी इनकम आती थी, सैलरी आती थी, उससे घर खर्च चलता था 91 में। फिर मेरे जन्म के बाद कुछ अपॉर्चुनिटीज़ पापा के पास आई। वो बहुत क्लियर थे पहले दिन से कि उन्हें जॉब नहीं करनी है, उन्हें बिज़नेस करना है। तो उन्होंने कुछ बिज़नेस की शुरुआत करी। वो उन्होंने अपनी स्टोरी में हमेशा बताई है, केबल ऑपरेटर रहे, ABCL के साथ पार्टनरशिप करी। तो मैंने बचपन से वो बिज़नेस का माहौल देखा। राइट। और मुझे पता नहीं कि मैं क्यों बचपन से ही ऐसा वायर्ड हूँ, या मेरे खून में ही एक ऐसी चीज़ है जो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे कभी नौकरी करनी है। और फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो दादाजी ने अपनी किताब में ये बात लिखी हुई थी कि महान लोग कभी किसी के नीचे काम नहीं करते। तो मुझे शायद ऐसा लगता था कुछ नहीं, लगता था कि यार कुछ करना है तो बड़ा करना है, बनना है तो महान बनना है, छोटा मोटा काम नहीं करना।
और माफ़ी के साथ जो लोग ये सुन रहे हैं या शायद कभी जॉब में हैं या जॉब से फ्रीडम चाहते हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि शायद वो किसी और एक बड़े काम के लिए बने हैं। तो मैंने ये सोचा था भले ही भूखे मरें पर नौकरी नहीं करेंगे, छोटा काम नहीं करेंगे, करेंगे कुछ बड़ा काम कब था आपका? किस मतलब ये बहुत अर्ली एज में ही था। अच्छा। उसका रीज़न बताता हूँ मैं, क्योंकि अर्ली एज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जब 10 साल का था तो मैंने एक क्लब की शुरुआत करी। अच्छा, उस समय तक डायरेक्ट सेलिंग शुरुआत कर दी थी पापा ने। 1999 में उन्होंने एक फॉरेन कंपनी के साथ डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत कर दी थी और बड़ा भूत चढ़ा था उनको, और मैं हमेशा उनको फॉलो करता था बचपन से। जब उन्होंने केबल का बिजनेस शुरू किया तो मैं घर पे तार बांधता रहता था, कोई पूछता था क्या कर रहा हूँ, तो केबल बांध रहा हूँ। और जब उन्होंने ABCL के साथ पार्टनरशिप की 1996 में, तब मैं उनके साथ रहा, ट्रैवल किया उनके साथ। तो बचपन से वो माहौल मैंने देखा और पापा ने हमेशा अपने साथ रखा। ये नहीं सोचा, जितने पिता हैं उनको भी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को साथ रखने से उनको जो एक्सपोजर मिलता है छोटी एज से, वो बहुत फ़ायदा देता है आने वाली उम्र में। तो उन्होंने जब साथ में रखा तो वो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी। कई मीटिंग्स से मैं पार्ट रहा। मैं थोड़ा सा गंभीर रहता था बचपन से ही, तो मुझे बच्चों के साथ खेलना कम पसंद था, बड़ों के साथ रहना ज़्यादा पसंद था। तो उनके साथ रहता था तो सीखने को तब से ही बहुत कुछ मिला। 10 साल की उम्र में जब मैं था तो मैंने एक क्लब की शुरुआत करी। अच्छा। उस समय उस उम्र में किसी को क्या चाहिए होता है? एक तो खेलने के लिए दोस्त और खेलने के लिए जगह, खिलौने चाहिए, या क्रिकेट का बड़ा शौक रहता है खासकर हिंदुस्तान के युवाओं को। तो क्रिकेट का बड़ा भूत था। तो मैंने 2-3 दोस्तों के साथ मिलकर एक क्लब बनाया, जयपुर चिल्ड्रंस क्लब। मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स आज भी हैं उस समय के। आज से लगभग कितने साल हो गए उसको, 20-22 साल पुरानी बात है। और हमने सोचा कि हम पूरे कॉलोनी में जाएं, घर घर जाएं, जहाँ जहाँ बच्चे हैं। दरवाज़ा खटखटाया कि नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, हमने एक क्लब खोला है, इसका नाम जयपुर चिल्ड्रंस क्लब है, इसमें हम ये सारी एक्टिविटीज़ करेंगे। अच्छा। और वो बोलते थे हमसे क्या चाहिए, क्या आपका बच्चा चाहिए? क्योंकि हमें खेलने के लिए दोस्त चाहिए और उसको जगह चाहिए, उसको भी दोस्त चाहिए, तो उसके लिए हम चार्ज करेंगे आपको। अच्छा। तो हमने चार्ज किया, रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 5 रुपये है और मंथली एक्टिवेशन 10 रुपये है। क्या बात है, क्या तो बात। हमने करीब 50 बच्चे ऐसे, मेरे 2-3 दोस्त जो हमारे पार्टनरशिप में हम थे, तो हमने 50 बच्चे इकट्ठे कर लिए। एक फिक्स टाइम पे वो आते थे, पेरेंट्स सारे खुश कि यार ये तो अच्छे बच्चे आए हैं, दरवाजे पे आए हैं, कहाँ खेलोगे? कि हम बताते थे ये एरिया है, ये पार्क है। फिर हम कंपटीशन करते थे, तो कमाई भी शुरू हो गई। क्या बात। और डायरेक्ट सेलिंग का पहला पार्ट भी 10 साल की उम्र में पढ़ लिया। तो पापा वहाँ कर रहे थे, हम यहाँ कर रहे थे। तो वो शुरुआत हुई। उसके बाद कई हाथ पांव और मारे कॉलेज के दिनों में। ये स्कूल के दिनों की बात है। कॉलेज के दिनों में एनिमल राइट्स मूवमेंट शुरू किया, जिसमें आई वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वोकलिस्ट फॉर एनिमल राइट्स। वेजिटेरियनिज्म की बात शुरू की, और एनिमल्स के लिए जब आवाज़ उठानी शुरू करी तो इंटरनेशनल मीडिया ने काफ़ी कवर भी किया। कई सारे न्यूज़ चैनल्स ने इनवाइट करना शुरू किया जब इस तरह के मुद्दे होते थे कि बंदरों को बोरी में बंद कर दिया, कहीं पर हाथियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो उसके लिए हमने अपनी आवाज़ उठाई कॉलेज के दिनों में दोस्तों के साथ मिलकर। और फर्स्ट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स मैंने फिर डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा। अच्छा। इसकी भी थोड़ी सी जर्नी बताऊं आपको कि पहले मैं बहुत नेगेटिव था डायरेक्ट सेलिंग को। जी, डायरेक्ट सेलिंग से मैं बहुत नेगेटिव था, क्योंकि मैंने मेरे फादर को सबसे क्लोजली देखा। क्योंकि आज अभी आपने रेफरेंस दिया कि उनसे बहुत सीखा है लोगों ने। निश्चित रूप से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, पर उनकी मेहनत देखकर और उनका काम देख के, उनका जज्बा देखकर मेरी ड्रीम एक्सरसाइज हो गई थी 8-9 साल की उम्र में, जब उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग शुरुआत की। क्योंकि उन्हें हमें सेट करना था, क्योंकि हम उन्हें ज़्यादा परेशान ना करें, मम्मी को ज़्यादा परेशान ना करें। तो मैं वो लकी था कि मेरी डायरेक्ट सेलिंग, उन्होंने जब कदम रखा डायरेक्ट सेलिंग में, तो मेरी ड्रीम एक्सरसाइज उन्होंने सबसे पहले करी होगी कि तुम्हें क्या पसंद है। मैंने कहा मुझे घूमना बहुत पसंद है। कहाँ जाना चाहते हो? तो मैंने कहा फॉरेन जाना चाहता हूँ। तो बोले फॉरेन में कहाँ? मैंने कहा फॉरेन जाना चाहता हूँ। फॉरेन तो बेटा विदेश को कहते हैं, मुझे उतना भी नहीं पता था उस समय। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे लगता था फॉरेन कोई जगह होगी। तो बोले नहीं, फॉरेन में कहाँ जाना चाहते हो? तो मैंने कहा एक ही शहर का नाम सुना था, मैंने कहा न्यूयॉर्क जाना चाहता हूँ। अच्छा। 9 साल के बच्चे को और क्या पता होगा। तो बोले ठीक है, तुम न्यूयॉर्क जाओगे, पर शर्त यह है कि तुम अपना काम खुद करोगे, अपना होमवर्क करोगे, मम्मी पापा को डिस्टर्ब नहीं करोगे, और तुम्हारे सारे सपने जितने हैं वो सब पूरे होंगे। अपन सेट। मैं सेट हो गया, तो मैंने उन्हें डिस्टर्ब करना बंद कर दिया। अपन सीरियस हो गए कि न्यूयॉर्क जाना है। मैं न्यूयॉर्क आज तक नहीं गया। अच्छा। पर वो सपना लेकर मैं आज तक आपके सामने हूँ। आज तो खैर ऑब्वियसली यूएस वीज़ा भी है, बहुत सारे लोग बुलाते भी हैं, पर मौका लगेगा तब जाएंगे।
पर वो सपना था, वो सपने को लेके आज तक बैठे हुए हैं। तो सपना ही है जो सचमुच मोटिवेट करता है किसी भी व्यक्ति को इस इंडस्ट्री में। उनके भी अपने सपने थे पापा के, वो ये चीज़ ड्राइव करती है। पर जब वो सपने पूरे नहीं हुए तो लगा कि शायद ये इंडस्ट्री काम की नहीं है। तो मैं नेगेटिव था, मैं करना नहीं चाहता था, मैंने उनको कभी ज्वाइन नहीं किया। पर जब एक फॉरेन एंटिटी को छोड़ के उन्होंने कुछ और सोचा, कुछ बदलाव करने का सोचा, तब मुझे लगा कि शायद सपने पूरे हो सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में, ये खासकर युवाओं के लिए मैं बात कहना चाहूँगा कि इंटरनेशनल मार्केट में 20 साल, 21 साल, 22 साल के लड़के अगर 50 लाख रुपए महीने की इनकम कर रहे हैं, फरारी चला रहे हैं, तो फिर एक हिंदुस्तान में पैदा हुआ लड़का, जो मैं खुद भी सोचता हूँ कि अगर इसी मिट्टी में पैदा हुआ एक लड़का क्रिकेट खेल के फरारी ले सकता है जिसका नाम सचिन तेंदुलकर है, सर्वोग्य भारत क्यों नहीं ले सकता? मेरे भी अपने सपने हैं। ये बात सही है कि मैं सचिन तेंदुलकर जैसा क्रिकेट नहीं खेल सकता, मेरे में उतनी अच्छी योग्यता नहीं है, पर मेरे में कुछ तो ऐसा होगा, मुझे कुछ तो ऐसा साधन मिलेगा जिससे मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। तो उसके बाद 2011 में मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत की और अलग अलग शुरुआत करी। पापा मेरी अपलाइन थे, इस कंपनी में हम थे और मेहनत करी, स्ट्रगल किया साथ में, क्योंकि उन्होंने एक बना बनाया महल उन्होंने वो ढह गया था और उसके बाद दोबारा स्टार्ट लाइन से शुरुआत करी और फिर हम साथ पापा ने जब दूसरी कंपनी में स्टार्ट किया उसमें आपने स्टार्ट पापा के साथ में आपने इनिशियल हेल्प किया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि देखिए वो एक ऐसा समय था जब किसी भी पुत्र का सबसे बड़ा धर्म होता है अपने पिता को सपोर्ट करना। दुनिया बहुत उनके खिलाफ थी उस समय, इधर उधर के आरोप बहुत सारे लगाए जा रहे थे जो कि बेबुनियाद थे, और एक इतना बड़ा निर्णय उन्होंने लिया था। और उस समय फिर मुझे मेरे सपने याद आ गए, क्योंकि मैंने देखा कि शायद वो प्लेटफॉर्म गलत हो सकता है पर इंडस्ट्री और ये कॉन्सेप्ट गलत नहीं है। राइट। और इसी कारण से फिर हम आगे बढ़े और वो मुझे मौका मिला दोबारा स्ट्रगल करने का, उनके साथ करने का। तो स्ट्रगल सब करते हैं, मुझे इतना फ़ायदा ज़रूर मिला कि मैंने मेरे पिता की छाँव में स्ट्रगल किया। तो भूखे रहे तो साथ रहे, पैसे नहीं थे तो एक दूसरे की शक्ल ज़रूर देखी कि पैसे नहीं है, पर फिर एक दूसरे को मोटिवेशन भी दिया कि साथ काम करना है, कमाना है। मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ता रहा। तो एकेडमिक एजुकेशन आपने कंप्लीट कर ली थी? तो बिल्कुल नहीं, उस समय 2011 तक नहीं की थी। मैं ग्रेजुएट फिलॉसफी में मैंने ग्रेजुएशन की 2013 में कंप्लीट किया और बिजनेस शुरू कर दिया था मैंने 2011 में ही। राइट। तो बिजनेस के जब मैं सेकेंड ईयर में था तो बिजनेस करते 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 ग्रेजुएशन पूरा किया और दोनों का बैलेंस रखा। मैं आई वाज अ गुड स्टूडेंट, फिलॉसफी अच्छे नंबरों से मैंने पास की, ग्रेजुएशन किया। और फिर 10th स्टैंडर्ड में जब मैं था तो मैं इंटरनेशनल एजुकेशन मैंने ली थी IGCSE, तो उसमें बिजनेस मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट था। तो बिजनेस में तब से इंटरेस्ट था, बचपन से ही। जब थोड़ा एंटरप्राइजिंग रहे हैं तो बिजनेस पढ़ने का मन था, तो सोचा था जब करेंगे तो एक बड़े टॉप बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई करेंगे। वो सपना मैंने संभाल के रखा। 2013 में ग्रेजुएशन पूरी हुई पर PG दोबारा शुरू नहीं करी क्योंकि पैसे नहीं थे। अच्छा। तो उस समय हालत इतनी खराब थी। पर 2015 में जब थोड़ी स्थिति अच्छी हुई तो पापा ने कहा कि अब पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, क्योंकि फिर वो सपना ना रह जाए कि इतने बड़े हो जाओ कि लगे अब पढ़ाई पे दोबारा जाना मुश्किल है। तो 3 साल बाद ग्रेजुएशन के फिर मैंने यूनाइटेड किंगडम से वॉरिक बिजनेस स्कूल से, जो कि एक टॉप बिजनेस स्कूल है, टॉप 25 बिजनेस स्कूल्स में से एक है, वहाँ जाके फिर कुछ समय बिताया और टॉप बिजनेस माइंड्स के साथ सीखा, समझा और पढ़ाई पूरी करी, MSc मैनेजमेंट। वहाँ की जो आपकी लर्निंग थी बिजनेस स्कूल की और उसको डायरेक्ट सेलिंग से अगर आप कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं, वो एजुकेशन यहाँ कुछ काम आई आपके? देखिए, काम तो एजुकेशन कुछ नहीं आती, क्योंकि आप जितना भी ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ लिया वो ट्रिग्नोमेट्री आप कौन सा लगाने वाले हैं रियल लाइफ में कभी भी। कितना भी हमने अकबर और हुमायूं पढ़ लिया पर वो कितनी क्या काम आती है पता नहीं, पर जो सोचने का तरीका डेवलप होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जो भी एजुकेशन मैंने ली उससे जो सोचने का तरीका डेवलप हुआ उससे लाइफ में बहुत हेल्प मिली। आज एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि जिस एजुकेशन मॉडल से मैंने पढ़ाई करी, स्कूलिंग की, फिर दर्शन शास्त्र पढ़ा, तो मैं शास्त्री हूँ, संस्कृत प्राकृत पढ़ा, हिंदी पढ़ी और सारे जितने हिंदी साहित्य के लेखक हैं उनको पढ़ा। तो मेरा बहुत वेरीड रहा है एजुकेशन बैकग्राउंड। फिर उसके बाद मैनेजमेंट पढ़ा, उन माइंड्स के साथ पढ़ा जिनमें आज मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जो कभी जिनके फादर या जिनके दादाजी CM रहे हैं, जिनके फादर MLA हैं, जो कोई 7-8 हज़ार करोड़ की कंपनी के मालिक हैं, ऐसी लिमिटेड कंपनी जो वो मेरे पड़ोसी थे। कुछ ऐसे थे जो आज IPS हैं, आज अच्छी बड़ी कंपनी जो Amazon, Google, उनमें जॉब कर रहे हैं। तो हर तरीके के फ्रेंड सर्कल भी हैं।
तो उनके साथ जब बैठा तो सोचने का तरीका जो डेवलप हुआ वो आज बहुत काम आता है। तो एजुकेशन, कई बार ऐसा भी होता है जो यूथ है डायरेक्ट सेलिंग, वो कई बार एजुकेशन को इतनी तवज्जो नहीं देता कि हमारे तो सपने बहुत बड़े हैं, हमारे सपने पूरे हो जाएंगे तो एजुकेशन ना लें। ऐसा नहीं है, एजुकेशन पूरी लेनी चाहिए। मैंने पूरी एजुकेशन ली, पर आप बैलेंस कर सकते हैं। 24 घंटे बहुत होते हैं और 24 घंटे में पढ़ाई भी हो सकती है और बिजनेस भी हो। तो कॉलेज के दिनों में शुरुआत करें तो कोई दिक्कत नहीं है। एमएससी मैनेजमेंट करने के बाद जब मैं टॉप बिजनेस माइंड्स के साथ वहाँ था, कोका कोला के डायरेक्टर हमें पढ़ाते थे, रोल्स रॉयस के ऑपरेशन हेड हमको पढ़ाते थे। सुरेंद्र सर, मैं वहाँ देखने गया था, क्योंकि देखिए मेरे पास आज भी एक मेरा जो पेनफुल ड्रीम है वो यही है कि बड़ा काम करना है, बड़ा आदमी बनना है, जो कि एक हर युवा का होता है। तो मैं वहाँ देखने गया था कि ऐसे कौन से लोग हैं जो सफल हैं, जिन्होंने क्या काम किया, और मौका मिलेगा तो अपन भी डायरेक्ट सेलिंग से कट लेंगे और अपन भी वो काम कर लेंगे। पर मैं आपको सच बताता हूं, क्योंकि 20 देशों के बच्चे वहां पे थे मेरी क्लास में, 200 से ज़्यादा, और इंडिया के जो टॉप शॉट्स थे वो मैंने आपको बताया। कोई ऐसा बैकग्राउंड या कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं था जिससे कोई बिजनेस फैमिली बिलोंग नहीं करती हो, जिसकी कोई नेक्स्ट जनरेशन वहाँ पर नहीं हो। राइट। उस सबको देखने के बाद, वापस आने के बाद, मैंने खुद दिल से चुना है डायरेक्ट सेलिंग, कि यार ये डायरेक्ट सेलिंग है जिससे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, अपने लिए समय निकाल सकते हैं। और चूंकि मैं स्पिरिचुअल भी हूँ, फिलॉसफी भी पढ़ी है, पंडित भी हूँ, मेरे नाम के आगे शास्त्री भी लगता है। कई बार जब मैं कुर्ता पजामा पहन के प्रवचन करता हूँ तो सर्वज्ञ भारल, पंडित सर्वज्ञ भारल शास्त्री भी बोला जाता है। तो मैं वहाँ ये सिखाता हूँ कि भैया धन दौलत तो हर इसमें क्या लगा है मुँह माया में। तो एक बैलेंस है। तो उस पढ़ाई को पढ़ने के बाद ये भी पता था कि उलझना नहीं है जिंदगी में। इरफान खान जो एक बहुत बड़े एक्टर हुए, उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में बात बोली कि उनके पिताजी कहा करते थे कि इरफान, जीवन बहुत छोटा है, यहाँ ना ज़्यादा झंडे वंडे गाड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इरफान खान ये बोलते थे कि यार पिताजी आप समझते नहीं, मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ और आपको क्या पता, आपने नहीं देखी दुनिया, मैं तो अब बहुत बड़ा बन गया हूँ। इरफान खान साहब, दुख की बात है, मैं उन्हें बहुत पसंद करता था, पर वो चले गए बहुत कम उम्र में। पर जाते जाते वो लेटर में लिख के गए कि मुझे नहीं पता था, मैं ट्रेन का सफ़र कर रहा था, पीछे से टीटी आया कि आपका स्टेशन आ गया है। मैं उतरना नहीं चाहता था, पर स्टेशन आ चुका था। तो जिंदगी लिमिटेड है। आज 20s में किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, 30s में आ जाता है, 40s में आ जाता है। तो ये भी ज़रूरी है कि हम कहीं लगाम से बंधे रहें। ऐसा ना हो कि हम जीवन में इतने उलझ जाएं कि सफलता भी नहीं मिले और हम उलझे भी रहें। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मुझे लगा, जिसमें आपको बहुत जल्दी सफलता मिलती है इन कंपैरिजन टू अदर प्रोफेशन, बहुत आसानी से मिल जाती है, अच्छा पैसा आप बनाते हैं और उलझनों से दूर रहते हैं, जल्दी फ्री हो जाते हैं। तो जिंदगी जीने का समय मिलता है, घूमने फिरने का समय मिलता है, फैमिली के साथ समय बिताने का समय मिलता है आपको। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो इसीलिए ये सब कुछ पूरी दुनिया देखने के बाद, ये सब मैंने जितनी बातें आपसे कही, पूरी दुनिया, हर कंट्री के लोगों के साथ मिलने के बाद मैं जिस कंक्लूजन पे पहुंचा, उस कंक्लूजन पे ऐसा कहते हैं ना कि दूसरों की गलतियों से सीख लेना चाहिए। तो मैंने इतना पैसा खर्च किया है 40-50 लाख रुपए खर्च किए ना, उस समय नहीं होता था, कर्ज लेके सच में गया क्योंकि सपना था। एंड वी आर ऑल ड्रिवन बाय ड्रीम्स, है ना। आपने सपना देखा सर, ये चैनल शुरू हो गया, इतने सारे लोग, हर कंपनी के इतने बढ़िया बेहतरीन लीडरशिप आज एक प्लेटफॉर्म पे आ गई। सपना ही था। पर आज भी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमें नहीं पता था कि कौन सा कैमरा इस्तेमाल करना है, कौन सा माइक इस्तेमाल करना है। तो इसलिए अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा हो तो मैं बैठा हूँ, मेरे इस एक्सपीरियंस से जान लें कि दुनिया भर का एक्सपोजर लेने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ डायरेक्ट सेलिंग। इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं सर्वज्ञ, आपने बिजनेस स्टडीज़ की हैं दुनिया के टॉप बिजनेस स्कूल से, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी है डायरेक्ट सेलिंग में। आपको क्या लगता है, मतलब आपको निश्चित रूप से डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य सुनहरा लगता है, क्यों लगता है, लॉजिक्स क्या है? देखिए क्या है, व्हेन यू कंपेयर, आप पूरी दुनिया में जितने भी प्रोफेशन हैं उनको कंपेयर करें तो आपको जीरो डाउन करना होगा एक ऐसी अपॉर्चुनिटी पे जो आपके लिए बेस्ट है। जॉब करने से आप कभी अमीर नहीं बन सकते, ये बात तो सही है। इनसिक्योरिटी बहुत रहती है, पता नहीं कब फायर कर दिए जाएंगे। दूसरा, किसी के नीचे काम करना पड़ता है तो आपकी अपनी फ्रीडम नहीं रहती, आपको जो कहा जा रहा है वो करना पड़ता है। इनकम लिमिटेड है, अगर आपके सपने बड़े हैं तो उस लिमिटेड इनकम के साथ कभी बड़ा काम नहीं किया जा सकता, इसलिए जॉब को एक बार साइड में रखें। दूसरा, बिजनेस है, अगर अमीर बनना है, बड़ा पैसा बनाना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। अब बिजनेसेस के अपने बहुत चैलेंजेस हैं। आप बिजनेस करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले तो कैपिटल चाहिए। आज बहुत जितने युवा सुन रहे होंगे या यूट्यूब पे इतना समय लगा रहे हैं कोई 20-25 मिनट का वीडियो सुनने के लिए, तो वो एक किसी मौके की तलाश में है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट उनके पास नहीं है।
अगर है भी तो एक रिस्क है कि वो डूब ना जाए। 10 में से 9 बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। हमें लगता है कि कुछ 1-2 स्टार्टअप्स जो निकल जाते हैं आउट ऑफ द ब्लू मून, उन्हें लगता है देखिए कि यार कितना हरा हरा है सब कुछ, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। उनके अपने चैलेंजेस हैं। कदाचित सफल हो भी गए तो लाइफ बैलेंस में नहीं होती, इतने व्यस्त हो जाते हैं। मुझे दुख की बात लगती है कि उनके अपने फैमिली मैटर्स मीडिया में आ जाते हैं। हाल ही में एक फैमिली मैटर मीडिया में आया जिसे मुझे देख के अच्छा नहीं लगा। एक बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी है जो अभी बिकी, जो बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, उसके जो फाउंडर्स थे उन्होंने उसको बेच दिया, पर उनकी फैमिली लाइफ बहुत खराब हो गई। और वो फैमिली लाइफ खराब क्यों होती है? जब हम समय नहीं दे पाते। तो बिजनेस में कदाचित 10 में से 9 बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। एक बिजनेस वो आपका निकला, वो सफल भी हो गया, तो बाकी चीजें फिर डिस्टर्ब हो जाती हैं। हम देखते हैं ना कि बच्चे ईमेल कर रहे हैं अपने पापा को कि हमें आपका अपॉइंटमेंट चाहिए। अगर वैसी लाइफ चाहते हैं आप तो फिर सो बी इट, पर मैं ऐसा नहीं चाहता था। तो अगर आप इस बात से रिलेट करते हैं तो बिजनेसेस में अपने चैलेंजेस हैं। तीसरा आता है कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, और आजकल तो बड़े हॉट केक हैं। आपको नहीं पता सर, जमाना बहुत बदल गया सुरेंद्र सर। आप कहाँ पीछे प्रोडक्ट्स में लगे हुए हैं? आजकल तो सब हवा में रहता है, सब डिजिटल स्क्रीन पे रहता है। जो आप पैसा कमा रहे हैं वो डिजिटल स्क्रीन पे रह रहा है। क्रिप्टो करेंसी एक बड़ा लोगों का बड़ी एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है जिसका पता नहीं है। बिल गेट्स खुद ये बात कहते हैं कि मैं कभी वॉरेन बफे, बिल गेट्स नहीं, वॉरेन बफे ये बात कहते हैं कि मैं कभी $25 में सारी क्रिप्टो करेंसी ना खरीदूं। तो इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी इस तरह की स्कीम्स आती रहती हैं। फोरेक्स आता रहता है जो कि ऑथराइज नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और इन्वेस्ट तो हम तब करेंगे जब पैसा होगा। तो ये तीनों चीजों को देखने के बाद अगर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जिसमें आपके पास कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हो, रिस्क नहीं हो, सिर्फ आपको लोगों के पास जाना है और लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना, प्रोडक्ट बना कोई और रहा है, यूज कोई और कर रहा है, और आप बीच में कमीशन ले रहे हैं, इससे अच्छी और अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? मतलब कितने सारी झंझटों से हम छूट गए कि हमको मार्केटिंग के बारे में नहीं सोचना है, हमको ऑपरेशंस के बारे में नहीं सोचना, लॉजिस्टिक्स के बारे में नहीं सोचना, सप्लाई चेन के बारे में नहीं सोचना, लीगल कॉर्पोरेट लॉ, ये सब इन चीज़ों के बारे में नहीं हमको इनसे उलझना। फिर उसके बाद 3 साल तक जब बिजनेस खड़ा नहीं होता तो और पैसा डालना पड़ता है, उसकी टेंशन से नहीं जूझना। ट्रेडिशनल बिजनेस की जितनी अपनी टेंशन है, और उसके बाद फिर आपको जो मिल रहा है वो रिवॉर्ड, इतने सारे रिवॉर्ड्स हैं। आज मतलब मुझे खुशी होती है जब मेरी वाइफ चेरी, आई एम ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल फैमिली। मेरे फादर के बारे में सब जानते हैं, मेरी मदर मतलब वो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया इस बिज़नेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। आज भी वो इसी बिज़नेस से प्यार करती है। मेरी सिस्टर सिद्धि, मेरी वाइफ चेरी, दादा दादी, तो ये सब लोग के साथ जब मैं आज समय बिताता हूँ, मेरी वाइफ मुझसे कहती है कि यार मैं लकी हूँ अपने सारे पूरे फ्रेंड सर्कल में कि आज मंडे मॉर्निंग मेरा हस्बैंड मेरे साथ है, हम अच्छे मौसम को एंजॉय कर रहे हैं कॉफ़ी के साथ। ऐसा और कहाँ पॉसिबल? ये सुनने के लिए डायरेक्ट सेलिंग कर लेनी चाहिए। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। सर्वज्ञ, आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरेशन है, उसमें बहुत सारे संदेश हैं। निश्चित रूप से व्यूअर्स इसका लाभ उठाएंगे। प्रश्नों की बहुत लंबी फहरिस्त है मेरे पास में, समय की लिमिटेशन है, 1-2 प्रश्न ही लेता हूँ। दिनेश यादव का प्रश्न है, डायरेक्ट सेलिंग के लिए लो कब आ रही है? इस सवाल का जवाब मुझसे बेहतर सुरेंद्र सर दे सकते हैं क्योंकि सुरेंद्र सर, मैं सबको बताना चाहूँगा व्यूअर्स को कि सुरेंद्र सर बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये आपको दिखता है यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि इंटरव्यू ले रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। जितने वो देखते हैं ना आप, सोशल मीडिया पे पोस्टर आता है कि एक आइसबर्ग है, वो जितना ऊपर दिख रहा है उससे कई गुना ज़्यादा डेप्थ है उसकी। सुरेंद्र सर की बहुत डेप्थ है। ये जो दिख रहा है उससे कई गुना ज़्यादा नीचे हैं सुरेंद्र सर, जितने ज़मीन के ऊपर दिखते हैं। सर आप बताएं एक बार सच में लॉ के बारे में, क्योंकि एसोसिएशंस भी बनी हैं बहुत सारी और वो काम भी कर रही हैं एक लॉबी के तौर पे गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ। क्या लगता है सर? ये सवाल मेरा आपसे, अब गेंद मेरे पाले में डाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है ये एक्चुअली, और जानकारी होनी चाहिए और बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी होगी। तो मैं इसके एक बैकग्राउंड अगर बताऊं सर्वज्ञ जी, 2016 में भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन जारी की थी। 2019 में 28 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट सेलिंग रूल्स हमारे बीच में आ गए थे, और रूल्स ऑलरेडी हैं और उसको हम लॉ ही मानेंगे क्योंकि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ही एक पार्ट है। तो इसका उत्तर ये है दिनेश यादव जी, लॉ ऑलरेडी आ गया है और हर कंपनी को, हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को उस लॉ को पालन करना मैंडेटरी है, और उस लॉ के अनुसार हर कंपनी को कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं वेबसाइट के ऊपर में। लगभग 8 डॉक्यूमेंट हैं
जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रेशन, उसकी ITRs पिछली क्या हैं, और उसने एक एफिडेविट देना होता है कि वो कंपनी मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट के तहत काम नहीं कर रही है। तो इस प्रकार के 8 डॉक्यूमेंट हर कंपनी को अपलोड करने होते हैं। अगर कोई कंपनी अपलोड नहीं कर रही है तो वो कानून का सरेआम उल्लंघन कर रही है। तो एक तो मैं सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी कंपनी से जुड़े हुए हैं, हमें हर कंपनी, अपनी कंपनी बहुत अच्छी लगती है और हमें लगता है कि हम टोटली लीगल तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर चेक कर लें कि क्या आपकी कंपनी ने वेबसाइट के ऊपर में वो सारे डॉक्यूमेंट्स डाले हुए हैं जो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 के अनुसार मैंडेटरी हैं। और हमारी एक और डिमांड है सरकार से सर्वज्ञ जी, बहुत पुरानी है। जो हमारा 50वां एपिसोड था चैट विद सुरेंद्र वत्स का, 1 जनवरी 2019 को हमने स्टार्ट किया। आई थिंक 2019 के लास्ट में था। हमने इनवाइट किया था हेम पांडे सर को, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, मिनिस्ट्री में, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी थे। उनसे मैंने प्रश्न किया था कि सर, हम डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में एक अलग से रेगुलेटरी बॉडी चाहते हैं। जिस प्रकार इंश्योरेंस को गवर्न करने के लिए IRDA है, फाइनेंस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स के लिए सेबी है, ट्राई है, तो इसी प्रकार की हम लोग एक अलग से रेगुलेटरी बॉडी चाहते हैं। तो वो कब आएगी? बिल्कुल सही। तो पांडे सर ने उसका जवाब दिया था कि अभी आप अपना टर्नओवर बढ़ाइए, पहले आपका टर्नओवर अभी उतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा। क्योंकि गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ लेके आती तो उसके पीछे एक कॉस्ट गवर्नमेंट को लगानी पड़ेगी। सही है, सही है, सही। तो अभी टर्नओवर उतना नहीं है, टर्नओवर होगा तो आ जाएगा। तो बहुत पुरानी हमारी डिमांड है कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में रेगुलेटरी बॉडी आनी चाहिए। और जैसे आपका न्यूयॉर्क का सपना है था तो वो सपना भी हमारा जिंदा है। सही है। और सभी व्यूअर्स का इसी प्रकार से सहयोग रहेगा, सभी अच्छी कंपनियों का संगठन इसी प्रकार से मजबूत रहेगा, तो हम लोग बिल्कुल एक रेगुलेटरी बॉडी लेके आएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सरकार को अब नंबर ही दिख रहा है जी, जिंदगियां नहीं दिख रही हैं। कितनी जिंदगियां ऐसे जुड़ी हैं और वो जिंदगियां अब हमें दिखानी होंगी। और लोग आ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, लोग बहुत आए हैं। अब सरकार को दिखेगा, सोशल मीडिया की रीच बहुत अच्छी होती है, तो निश्चित रूप से होगा सर, निकट भविष्य में होगा। यस यस। तो दिनेश जी, आपका प्रश्न का जवाब ये है, ऑलरेडी हमारे पास में डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हैं, वो कानून के तहत हैं, और एक पर्टिकुलर रेगुलेटरी बॉडी के लिए हम लोग उसमें प्रयासरत हैं। जिस कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हैं उसकी वो लिस्ट में है कि नहीं, वो चेक कर लें। यस। और अगर आप कोई ऐसी कंपनी कर रहे हैं जो आपको लगता है डाउट है, स्कैम है, तो लगभग 3700 से ज़्यादा स्कैम्स भी लिस्टेड हैं स्ट्रैटेजी इंडिया की वेबसाइट पे। हाँ, यस यस। उनका भी यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से वो भी बताया गया था। हाँ, मैंने स्ट्रैटेजी इंडिया के जो प्रांजल डैनियल को मैंने आमंत्रित किया था, और बिल्कुल ठीक है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका लिंक भी हम नीचे डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसमें जरूर जाके चेक कर लें। राइट। एक बड़ा शाश्वत प्रश्न है डायरेक्ट सेलिंग में, और ये पूछा है RP पासवान ने, सर लोग ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं लेकिन परचेजिंग नहीं करते, क्या समाधान है? देखिए सर, रीज़न नहीं है उनके पास अभी तक इस बिजनेस में आगे बढ़ने का। जब तक कोई रीज़न नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मुझे पता है कि आज मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ वो गाड़ी मेरी इन प्रोडक्ट से निकली है। उसे रीज़न ही नहीं पता कि इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल क्यों करना है। उसे लगता है कि ये महंगे हैं, उसे वैल्यू नहीं पता। तो जब तक कोई वैल्यू ना हो जिनके पीछे, तो वो काम हम नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है। तो उनका रीज़न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो उनको क्यों करना है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पर अबव एवरीथिंग ये मान के चलना होगा कि एक लॉ ऑफ एवरेज होता है, 10 में से 9 लोग नहीं खरीदेंगे, परचेज नहीं करेंगे प्रोडक्ट। वो एक एवरेज हर जगह चलता है। आप अमृत भी लेकर जाएंगे ना, या आप 2000 रुपए का नोट लेकर सड़क पे खड़े रहेंगे और आप लोगों को बोलेंगे ले लो, दे रहा हूं मैं, तो लोग बोल देंगे कि बेवकूफ़ बना रहा है, ये नकली होगा, ऐसे कोई 2000 का नोट देता है क्या? तो इसीलिए ये लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है। तो उस चीज़ से दुखी भी मत रहिए आप बोलेंगे मैंने वाई भी क्लियर कर लिया, मैंने बता भी दिया, प्रोडक्ट से टूथपेस्ट से गाड़ी निकलेगी और घर निकलेगा, सब बता दिया, तो भी 10 में से 9 लोग नहीं करेंगे। क्योंकि आप अमृत भी बेचने जाएंगे तो आपको 100 लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, उसमें से कुछ लोग फिर आपके साथ आएंगे। लॉ ऑफ एवरेज आप देख भी रहे होंगे, हर जगह काम करते हैं। दैट्स ग्रेट। अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ, निर्मला सोनी का है, सर मेरा बेटा 22 साल का है, उससे नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे लेकर आऊँ? देखिए, ये सवाल को मैं इस तरीके से लूँगा कि सबसे पहले तो जिस तरह मैंने शुरुआत में मेरी स्टोरी में कवर किया कि मेरी ड्रीम एक्सरसाइज हो गई थी, तो सबसे पहले तो आपके बेटे की ड्रीम एक्सरसाइज कीजिए। हम कई बार गलत तरीक़ों से उन लोगों को, उन बच्चों को, अपने बच्चों को या इस एज के युवाओं को लेकर आना चाहते हैं
और वो तरीका गलत होता है, इसलिए वो छिटक जाते हैं। तो ड्रीम एक्सरसाइज कीजिए। मेरा डायरेक्ट सेलिंग को करने का एकमात्र कारण ये है कि मेरे जो सपने हैं वो मुझे किसी ना किसी माध्यम से पूरे करने हैं। राइट। डायरेक्ट सेलिंग एक साधन है। मैं जो कंपनी कर रहा हूँ वो एक साधन है मेरे सपनों को पूरा करने के लिए। मुझे जयपुर से दिल्ली जाना है, बहुत सारे साधन हैं। 2 रोड हैं आज की तारीख में। एक पुरानी रोड है जयपुर से दिल्ली की, आज एक नई रोड बनी है जो अभी कुछ ही समय पहले उद्घाटित हुई है। मैंने नई रोड चुनी क्योंकि मुझे जल्दी आना था, मुझे आराम से आना था। कुछ लोग आते ही नहीं है, मुझे पता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो दिल्ली जाने का सिर्फ सोचते ही हैं, जयपुर से ही बाहर नहीं निकलते हैं, सालों साल निकल जाते हैं। मुझे दिल्ली आना था, मुझे साधन चुनना था। तो ड्रीम जब क्लियर हो जाएगा कि मुझे ये चाहिए लाइफ में, तो फिर हम ऑप्शंस तलाशेंगे, साधन तलाशेंगे। जैसे मैंने आज तलाशा कि फ्लाइट से नहीं आऊंगा क्योंकि फ्लाइट में भी उतना ही समय लगेगा जितने में मैं गाड़ी से आ जाऊंगा। तो डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा साधन है सपनों को पूरा करने का। कोई सपना ही नहीं देखता है, किसी को अगर उतने ही पैर पसारना है जितनी चादर है, तो उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम अपने बच्चों को, अगर आप एक अच्छे लेवल पर हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो अपने बच्चों को अपने साथ रखें, ना कि उनके साथ ऐसा व्यवहार करें कि जिससे वो रिस्पेक्टफुल फील ना करें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार हो जाता है कि मीटिंग में हम तो आगे बैठे हैं पर बच्चे जाके पीछे बैठे हुए हैं। तो उनको रिस्पेक्टफुल जब नहीं लगेगा तो वो शायद इससे छिटक जाएंगे। और बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि चूंकि वो भी, उनको भी आप ये सुनाएंगे। 22 साल के अगर कोई व्यक्ति हैं, दोस्त ये मत सोचो कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। जब कोई मुझे बोलता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं उससे सीधा सीधा सवाल ये पूछता हूँ, पैसे में इंटरेस्ट है? क्या पैसे में तो इंटरेस्ट है? तो जब पैसे में इंटरेस्ट है तो फिर कोई किसी ना किसी साधन से तो पैसा बनाएंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग क्यों नहीं? मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, प्लान दिखाना मुझे भी पसंद नहीं है, प्रोडक्ट का डेमो करना मुझे भी पसंद नहीं है, भूखे पे ट्रैवल करना मुझे भी पसंद नहीं है। वो मेरा सपना है, मुझे उस सपना पूरा करना। मुझे पता है कि सपना डायरेक्ट सेलिंग से पूरा होगा। अब उसके लिए क्या करना है वो बता दो, सिंपल सी बात है। तो इसलिए जब ये क्लियर है कि क्यों करना है, तो फिर साधन में मुझे ये इंटरेस्ट नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट कहीं काम नहीं करता। जब मैं सड़क पे आ जाऊंगा और मेरे पास खाने के लिए कुछ होगा नहीं, जस्ट इन केस, तो मुझे वो करना पड़ेगा जो करना है मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का पेट भरने के लिए। हालांकि मेरे बच्चे नहीं है अभी, पर अगर हुए तो बोलने की बात है कि मेरी पत्नी का, मेरे परिवार का पेट भरने के लिए मुझे जो करना होगा करना होगा, क्योंकि मुझे पेट भरना है, पर्पस क्लियर है। तब मैं बोलूंगा कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तब इंटरेस्ट नहीं काम आएगा, क्योंकि मुझे पेट भरना है, पर्पस क्लियर है। तो इफ योर पर्पस इन लाइफ इज क्लियर कि मुझे पैसा बनाना है और सपने पूरे करने हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग एक साधन है। तो जबरदस्ती नहीं करनी कि आजा कर ले, करना ही पड़ेगा, हम कर रहे हैं तू भी कर ले। तो उसके सपने बनवाएं और कनेक्ट कर दें कि डायरेक्ट सेलिंग से ही ऐसे पूरे हो। पुल पुश नहीं होना चाहिए, वरना हाँ, मेरे फादर ने कभी मुझे नहीं बोला। 2-3 साल जब मैं नहीं कर रहा था, मैं 18 साल का तो पहले ही हो गया था, शुरुआत की मैंने 20 साल में, तो मुझे पापा ने कभी पुश नहीं किया, ज्वाइन करो, प्लान दिखाओ। मेरा सपना क्लियर कर दिया, तब से लेकर आज तक भाग रहा हूँ और भागता रहूंगा। इसीलिए आपके पास में बहुत प्रैक्टिकल तजुर्बा है। मतलब आपके पास में है ना, आपने 31 साल की उम्र में, आई थिंक बैरल सर की एज अभी 60 के आसपास हो गई। नहीं 60 तो नहीं हुए, 57 है। 57 है। तो मतलब आपके पास में 57, 31, तो मिला के 80 साल से ज़्यादा का अनुभव आपके पास में कहीं है। वो आपकी बातों से झलका है सर्वज्ञ। थैंक यू। समय इजाजत नहीं दे रहा है जी, एक बार फिर एक बढ़िया से इंटरव्यू करेंगे। बिल्कुल। क्वेश्चनों की फहरिस्त अब है, कुछ और आ जाएगी। बिल्कुल। फिर व्यूअर्स के क्वेश्चन बहुत सारे लेंगे। बिल्कुल सर। दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और आपका बहुत प्यार मिलता है हमेशा, आप में वार्मथ है। सुरेंद्र सर, जो आप काम कर रहे हैं करते रहिए, बहुत सारी ताकत आप। थैंक यू। आप भविष्य है डायरेक्ट सेलिंग का। नहीं, आप लोग इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो ये थे सर्वज्ञ बहरल। डायरेक्ट सेलिंग का बहुत शानदार तजर्बा, जोश है, विजन है, कमिटमेंट है, सब कुछ है। और आप अगर इस प्रकार के इंटरव्यू देखना चाहते हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी? बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।